आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इतिहास का है ये पार्ट 2। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फटाफट पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व आगमन। ठीक है, पूर्व में आगमन यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक कंपनी का नाम है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसे आई भारत में। ठीक है, क्योंकि जो इंग्लैंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी कौन से देश की कंपनी थी बच्चों? इंग्लैंड की। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की कंपनी थी और ये कहाँ पे आई? भारत में। और इसलिए इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये पूर्व में आई थी। इनके पूर्व में भारत पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे कैसे आई और क्या क्या हुआ। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिर शक्तिशाली बादशाह थे। ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे जैसे शाहजहां, ठीक है, ये सब जो थे, इनके जो वंशज थे, आने वाली पीढ़ी थी, उसमें सबसे शक्तिशाली औरंगजेब था, जो कि जिसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। ठीक है, उसके बाद बहुत छोटे छोटे सूबेदारों ने अपनी जगह बना ली थी, रियासतें बना ली थी। यानी हर एक स्टेट में बहुत सारी रियासतें थी जिसके सूबेदार थे जो कर वसूलते थे। ठीक है, इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या था? पहले जब इंडिया ये अंग्रेज थे, यहाँ पे राजा थे, तो क्या था, ये बहुत ही विकसित, हमारा जो भारत था बहुत ही ज़्यादा विकसित था। ये से क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो व्यापार होता था बहुत ही ज़्यादा होता था। क्यों होता था? बाहर से कंपनियाँ आती थी और यहाँ पे अपना व्यापार करके कच्चा माल लेके जाती थी यहाँ से, तो ये इन्हें महंगे दामों में बाहर बेच दिया करती थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे बार बार आना होता था और बार बार जाना होता था, तो उन्होंने सोचा क्या हम यहाँ पे हमेशा रह के ही कंपनी बना दें, यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित कर दे, तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा, बार बार आने जाने का भी खर्चा बचेगा। ठीक है, और हम यहीं से माल बना के लेके जाएंगे। तो कई तरह की कंपनी आई, जिसमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसने भारत को, ठीक है, अपने कब्जे में करने के लिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे काम किए। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। ठीक है, चार्टर होता है बच्चों इजाज़तनामा। इजाज़तनामा, परमिशन लेना। ठीक है, वहाँ की रानी थी महारानी एलिजाबेथ 1600 में। तो आपको एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी, तो आप क्या लिखेंगे उसमें? 1600 ईस्वी। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी को बाद में हम अंग्रेज कहने लग गए। ये जो कंपनी थी ये इंग्लैंड की थी, एक व्यापारिक कंपनी थी जो व्यापार करने भारत में आई थी और ये यहाँ पे बस गई और इन्होंने हम पे कब्जा कर लिया और इन्हीं को हम अंग्रेज कहने लग गए। ठीक है, और ये इंग्लैंड से आई थी। सबको समझ में आ रहा है ये बात? ना समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। उसके बाद इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया। यानी उन्होंने जो एलिजाबेथ से परमिशन ली थी उसमें कई सारे नियम थे जिसके अनुसार जो भारत है, ठीक है, उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी। इंग्लैंड से और कोई कंपनी उनका कंपटीशन नहीं कर सकती है, ना कंपटीशन करेगी, ऐसा उन्होंने परमिशन ले लिया था। और वहाँ की सस्ती चीज़ें वो खरीदते थे भारत से और यूरोप में जाके ऊंची कीमतों में बेच देते थे। ठीक है, ये कंपनी क्या कर रही थी? मुनाफा कमाने के लिए ये सारे काम कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब ये कंपनी आती थी, ठीक है, और वो कहाँ से होकर गुजरती थी बच्चों? हिंद महासागर से गुजरती थी, अफ्रीका यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये भारत आता है, तो इंग्लैंड को यहाँ से होके गुजरना पड़ता था। ठीक है, अफ्रीका से।
तो जब वो वहाँ से गुजरती थी तो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियां भी देखती थी कि ये बहुत सारा माल लेके आते हैं वहाँ से, तो उन्होंने भी धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। इसीलिए ठीक है, गोवा पे जो पुर्तगाली थे, ठीक है, जो गोवा में जो पुर्तगाली थे वो आना शुरू हो गए भारत में। ठीक है, शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को अब पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। तब तक जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ टाउन होकर गुजर का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा को अपना ठिकाना बना लिया था। बच्चों, मैं आपको गोवा का एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। मैप में गोवा कहाँ है, ये देख रहे हैं आप, ये गोवा है। ठीक है, और इतनी जगह पे किसने कब्जा कर लिया था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, ये एक तरह से आप कह लीजिए, यहाँ पे आज भी देखेंगे यहाँ पे इनके वंशज रहते हैं और इन्होंने पूरी तरह इसको अपना राज्य बना लिया था। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। यानी क्या होता है, जब बाज़ार में, ठीक है, मार्केट में एक से ज़्यादा कंपनी आती है तो कस्टमर क्या होते हैं, बट जाते हैं। जो कस्टमर आप मतलब एक दुकानदार होता है, वहाँ पे आसपास कोई और दुकान नहीं होती, तो सारे लोग उसी के पास जाएंगे, चाहे वो महंगा दे चाहे सस्ता दे, उतने में लेंगे। लेकिन अगर कई सारी दुकानें होती है तो कस्टमर को जहाँ सस्ता मिलता है तो वो उसी के पास जाता है, चाहे एक ही रुपए का डिफरेंस हो। तो क्या होने लगा, लोगों का मुनाफा कम होने लगा, व्यापारियों का, और क्या कंपटीशन बढ़ने लग गया, जैसे कि आज हमारे देश में भी है। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। अब प्रॉफिट बट रहे हैं तो लड़ाइयाँ होंगी ही उनके बीच में। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। यानी जो कर वसूलते थे राज्य के, ठीक है, राजस्व, ठीक है, और ये कंपनियां उन्हें देती ही नहीं थी, परेशान करती थी, और उनका मुनाफा उतना नहीं होता था जितना कंपनियां अपना मुनाफा करती थी। तो क्या करते थे वो लोग, आपस में कंपनियां लड़ने लगी और उन्होंने किलेबंदी भी स्टार्ट कर दी ताकि कोई बाहर से आक्रमण ना कर दे। तो इससे क्या हुआ, वहाँ के जो मालिक थे उस राज्य के, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पढ़ेंगे 1651, यानी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 51 में उन्होंने क्या किया, हुगली नदी, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ हुगली नदी कहाँ पे, ये आपका हुगली नदी था। ठीक है बच्चों, और ये जो रेड कलर का डॉट दिख रहे हैं हुगली नदी था। ठीक है, तो क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लग गई, यहाँ से ही वो बाहर जाते थे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ से जाती थी व्यापार करने के लिए। तो क्या करते थे, वो सारा सामान इकट्ठा कर लेती थी यहाँ पे। एक उन्होंने क्या कर दिया, किलेबंदी कर दी स्टार्ट, और यहाँ पे अपना सारा सामान इकट्ठा करने लग गए कंपनी, ठीक है, ताकि वो यहाँ से निर्यात करने लगे। और उन्होंने छोटा छोटा यहाँ पे फैक्ट्रियाँ स्टार्ट कर दी। फिर धीरे धीरे लोग जो वहाँ पे काम करते थे उनको बोला तुम यहीं रह जाओ, क्योंकि तुम आते जाते हो, टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग यहीं बस जाएं। तो धीरे धीरे ये जगह जो बन गई उसे कलकत्ता कहा गया। ठीक है, आज की डेट में इसे कोलकाता कहा जाता है। तो ये अंग्रेजों ने ही बसाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बसाई थी, व्यापार के लिए बसाई थी। इसीलिए आप ये पढ़ेंगे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ जो राज्य है वो है कलकत्ता। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट बता दिया है, और ये वाला बता देती हूँ मैं आपको। जैसे जैसे व्यापार कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसाने के लिए प्रेरित किया, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद नेक्स्ट है, कंपनी ने मुगल बादशाह अंग्रेज औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। अब उन्हें टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। क्या करा उन्होंने, औरंगजेब से परमिशन ले ली। लेकिन उन्होंने क्या किया था बच्चों, केवल कंपनी को दिया था परमिशन, लेकिन जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो भी कर चुकाना नहीं चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अफसर थे, जो अंग्रेज थे।
तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए औरंगजेब, क्योंकि जो हालत थी बहुत बुरी हो गई थी राज्य की। उनके पास पैसा नहीं था और ना तो अंग्रेज उन्हें कर चुका रहे थे। तो उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती है और बहुत बुरी लड़ाई होती है, जिसके बीच में क्या क्या होता है वो आप आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनियों के अफसरों के निजी व्यापार के लिए। लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के जो नवाब थे, कि आपको याद करना है ना, उस समय जो बंगाल के नवाब थे कौन थे? मुर्शिद कुली खां। उन्होंने इसका विरोध किया और इनके बीच में लड़ाई होती है, वो आप नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला? कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से निम्नलिखित फायदे हुए। कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस इलाके में अब कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाके भी ढूंढ सकती थी। सस्ती कीमतों पर वस्तुओं को खरीदकर उन्हें महंगी कीमतों पर बेच सकती थी। ये बहुत सारे फायदे थे जो कि उस चार्टर से फायदा हुआ, जो एलिजाबेथ ने दिया था किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों। यूरोपीय भारत की किन वस्तुओं को यूरोप से ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा क्यों कम होने लगा? इसका उत्तर है, यूरोपीय व्यापारी भारत की निम्न वस्तुएं यूरोप में ले जाकर, सॉरी यहाँ पे स्त्री आ गया, यहाँ पे बेचना चाहते थे, इसे कट कर देना, ले जाकर बेचना चाहते थे। पॉइंट 1 है, भारत में बने बारीक सूती कपड़े, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, रेशम और लौंग, ये चीज़ें भारत में ही होती थी और इनकी यूरोप में बहुत ही ज़्यादा मांग थी, जिसके कारण सभी लोग ये चीज़ें ले जाकर बाहर बेचना चाहते थे। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि शुल्क चुकाने का फरमान सिर्फ कंपनी के लिए था, लेकिन कंपनी के अफसरों ने निजी व्यापार का शुल्क चुकाने से भी इनकार कर दिया, जिससे वह बंगाल के राजस्व की वसूली बहुत कम हो गई। यहाँ पे वह नहीं आएगा, वह कट कर दीजिए, जिससे बंगाल के राजस्व की वसूली बहुत ही कम हो गई थी, क्योंकि जो इनकम थी नवाबों की वो क्या थी? राजस्व थी, जो टैक्स था वो था। अगर वो लोग वही नहीं चुकाते थे तो उनकी जो इनकम थी वो कम हो गई थी। ठीक है, इसीलिए जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा था कि आप अपना जो कर है वो नहीं चुकाएंगे, लेकिन उसका फ़ायदा और लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। जो वहाँ पे काम करते थे अफसर, उन लोगों ने भी टैक्स चुकाना बंद कर दिया, जिससे कि बंगाल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। प्रश्न 4 है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन की किसी उदाहरण को विस्तार पूर्वक लिखिए। यहाँ पे आप अपने जीवन के उदाहरण को स्वयं लिख सकते हैं और ना भी लिखना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी एकाधिकार होता क्या है। एकाधिकार की डेफिनेशन मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार हमारे जीवन को प्रभावित करता है, क्योंकि एकाधिकार एक सीमित क्षेत्र होता है, उसमें विविधता नहीं होती है। बच्चों, एकाधिकार का बेसिकली अर्थ ये होता है एक का अधिकार, किसी एक का अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है? उसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, और जो उस पर शासन करता है, जिसका एक अधिकार होता है, उसके सारे फायदे होते हैं। जैसे आप देखिए मार्केट में अभी जियो चल रहा है। ठीक है, जियो ने एक अधिकार स्थापित कर लिया है। वो क्या कर रहा है कि अब उसके रेट बढ़ भी जाते हैं तो लोगों को मजबूरी रिचार्ज कराना पड़ता है। इससे क्या होता है, बाकी कंपनियां सब खत्म हो गई हैं। ठीक है, और वो धीरे धीरे ख़त्म ही हो गई। अब एक तरह से देखेंगे आप, एक अधिकार छा गया है, तो इससे क्या हुआ, हमें महंगाई का भी सामना करना पड़ा। ठीक है,
और क्या हुआ उससे, जो कस्टमर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कुछ अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी मैंने एक अधिकार का अर्थ इसमें लिख दिया है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये टॉपिक समझने में उनको भी आसानी हो और आगे आने वाली वीडियो को भी वो अच्छे से समझ सके। थैंक यू।